और मैं एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि इस सेशन के आखिर में हमने क्वेश्चन आंसर का जो है पूरा एक सेशन रखा है। तो जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप प्लीज़ काइंडली उस जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है उसमें आप करिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस जो आज का सेशन है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो क्या आउटलाइन है, क्या क्या हमने बात करनी है। सबसे पहले कि एक नया एस्पिरेंट है जिसने अपनी तैयारी शुरू करनी है, तो इनिशियली उसके जहन में जो सवालात आ रहे हैं और उनके जवाबात क्या होने चाहिए, क्या पॉसिबल जवाबात, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हम टॉप मार्क्स लें एग्जाम में, किस तरह से जो है अपनी स्ट्रेटेजी को हम जो है बनाएं कि अच्छे मार्क्स आ जाए हमारा। तीसरा हमारा होगा कि कैसा पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए, वो जो 3 आवर्स होते हैं पेपर में वो हमने कैसे गुजारने हैं, तीन तीन घंटे। और देन आखिर में हमारा सेशन होगा, क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन होगा, जिसमें हम बात करेंगे जो मुख्तलिफ सवालात हैं, मुख्तलिफ एस्पिरेंट्स की मुख्तलिफ क्यूरीज होती हैं, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब एक एस्पिरेंट जो है वो तैयारी स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसके जहन में सवाल आता है तो यार ये 6 तो कंपलसरी हैं, सीएसएस में 6 सब्जेक्ट तो कंपलसरी हैं, बाकी 6 जो है वो ऑप्शनल हैं। 100 मार्क्स के 6 सब्जेक्ट होते हैं, जो 600 मार्क्स हो गए टोटल। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो अपना कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। बाकी जो 6 होते हैं वो ऑप्शनल्स होते हैं। वो ऑप्शनल जो है हमने सेलेक्ट करने होते हैं 100 100 मार्क्स के 6। तो ओवरऑल जो एग्जाम होता है आपका, जो रिटन पार्ट होता है सीएसएस का, वो 1200 मार्क्स का एग्जाम होता है। उसके अलावा 1200 मार्क्स के अलावा फिर जब आप रिटन क्वालिफाई करते हैं, आपका नाम लिस्ट में आ जाता है, तो आपको 300 मार्क्स का इंटरव्यू देना पड़ता है, जिसके क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो 100 होते हैं। तो सबसे पहले सवाल जहन में आता है कि ऑप्शनल मैं कौन सा रखूं। जब आपने ऑप्शनल सेलेक्ट करना है तो 3 4 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी जो ग्रेजुएशन है, वो आपने कहाँ से की हुई है, वो कौन से सब्जेक्ट से की हुई है। ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद आप देखें कि ग्रेजुएशन आपने 4 साल जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, 4 इयर्स जो पढ़ा है, उससे मैचिंग कोई सब्जेक्ट हैं। जनरली ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो स्पेशलाइजेशन वाली फील्ड वाले बंदे होते हैं, जैसे बोटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, उनके लिए 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है जूलॉजी या बोटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उनके लिए भी एक ऑप्शन है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस के हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, तो उनके कन्फ्यूजन होती है कि यार सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए 200 मार्क्स वाला, और उसकी बेसिस पे मैं हाईएस्ट स्कोर कर सकूं। तो ये जो आपका स्टेप होता है, ये बड़ा ही जो है ना स्ट्रेटेजिक स्टेप होता है। अगर ये स्टेप आपने गलत ले लिया तो आप भले तैयारी अच्छी कर लें, उसके बाद आप सिलेक्ट भी हो जाएं। सबसे पहले तो सिलेक्ट होने में आपको मार्क्स चाहिए होते हैं, एग्रीगेट 600 मार्क्स चाहिए होते हैं फॉर रिटर्न क्वालिफिकेशन। तो अगर आपने रिटर्न क्वालिफाई कर भी लिया तो भी इंटरव्यू में आपके मार्क्स आ गए, उसके बाद आपको अलोकेशन जो है वो अच्छे से अच्छे ग्रुप में नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो बात हो गई कि इंजीनियर या डॉक्टर हो गया, उस उन्होंने तो जनरली सब्जेक्ट पढ़े होते हैं। इंजीनियर ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि यार हमने प्योर मैथमेटिक्स रखना है या नहीं। तो मैथमेटिक्स का ये है कि 4 साल में अगर आपने अच्छी इंजीनियरिंग की पढ़ी हुई है मैथमेटिक्स, तो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के कॉम्बिनेशन को रख सकते हैं एज अ सब्जेक्ट, आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। लेकिन 4 साल जनरली हमारी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया जाता या स्टूडेंट नहीं पढ़ते, तो फिर आपके लिए मैथ जो है वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा फिजिक्स की एक चीज़ होती है कि फिजिक्स हमें रखना चाहिए या नहीं। तो फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें यह है कि वो टोटल इतना टेक्निकल है कि आपकी जब तक बीएस की डिग्री नहीं होती या उस लेवल की तैयारी नहीं होती तब तक आप इसको फिजिक्स को ऑप्ट ना करें तो बेहतर है। रेस्ट डिपेंड करता है कि आपकी लास्ट डिग्री क्या है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो आ जाता है कि आपका अपना इंटरेस्ट क्या है। आप जो है वो सिलेबस देखें और पास्ट पेपर देखें। सिलेबस और पास्ट पेपर देखें, उनको एनालाइज करें कि क्या वो सब्जेक्ट जो आप सिलेक्ट करने वाले हैं क्या आपके इंटरेस्ट में है या नहीं। आपको उनमें दिलचस्पी अगर नहीं है, आप बोर हो रहे हैं, आप कह रहे हैं पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। जनरली जो नेचुरल साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं वो जब सोशल साइंस पढ़ते हैं तो उनको वो समझ नहीं आ रही होती। तो आप उस हिसाब से सिलेबस देख के और पास्ट पेपर देख के आपने वो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है। चौथी चीज जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्कोरिंग ट्रेंड। अब एक इसमें बहस आ जाती है कि क्या स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो मिथ है या रियलिटी है। तो इसमें जो मेरा ओपिनियन है वो यही है कि ये अगर जो है वो
रियलिटी है तो किस तरह है और मिथ है तो किस तरह है। सबसे पहले तो स्कोरिंग ट्रेंड में ज्यादा जो स्कोर आता है उन सब्जेक्ट का आता है जनरली जो ज्यादातर स्टूडेंट ऑप्ट नहीं करते, मतलब उनमें रश कम होता है उन सब्जेक्ट्स में, ठीक है। जो लेस ऑप्ट होते हैं वो ज्यादा स्कोर देते हैं। उसका रीजन ये है कि जब आप एक सब्जेक्ट को ज्यादा लोग ऑप्ट करते हैं तो अल्टीमेटली वो सारे स्टूडेंट उसमें मेहनत कर रहे होते हैं, और जब वो मेहनत कर रहे होते हैं उन सब्जेक्ट में तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो अच्छे सा अच्छा परफॉर्म करें। तो एग्जामिनर जब कॉपियां चेक कर रहा होता है तो उसके जहन में वो एक जो अच्छे स्टूडेंट वाला जो बेंचमार्क होता है वो जो हायर सेट हो जाता है। उससे जो है वो ओवरऑल स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो नीचे आता जाता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा से ज्यादा ऐसी जो है वो आंसर शीट होती हैं जिनमें अच्छा स्कोर किया होता है लोगों ने। तो फिर उसके लिए मार्किंग जो है थोड़ी सी टफ हो जाती है और वो टफ मार्किंग करता है। वो सब्जेक्ट जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, जैसे जो है वो अपना जर्नलिज्म हो गया, वो सब्जेक्ट जो कम लोग ऑप्ट करते हैं उसमें ज्यादातर स्कोरिंग ट्रेंड ज्यादा स्कोर देता है वो, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक चीज है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 2016 के बाद जो है सिलेबस में इंक्लूड हुए हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर स्टडीज। जेंडर वो सब्जेक्ट है जिसके पीछे जो है वो ऑप्ट कर इसको जो है वो डालने का, सिलेबस का डालने का ये मकसद था कि हमारा जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया से आती है। तो जेंडर स्टडी को डाल के एक आपने जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो आप दोनों जेंडर से इक्वली जो है वो ट्रीट करें, और आप जो जेंडर बैक्ड इनिशिएटिव्स हैं उनको इनकरेज करें। तो ये फेमिनिस्ट जो लोग थे उन्होंने इस जेंडर को डलवाया था। और अगर इसका स्कोरिंग ट्रेंड लो हो जाता है तो इसका मकसद ये है कि दूसरे साल वो लोग कम रखेंगे। इसीलिए वो जेंडर वाले नहीं चाहते कि हमारा जो है स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो लो हो, क्योंकि लोग वो इनकरेज कहते हैं कि आप जेंडर स्टडीज रखें। इसीलिए जेंडर स्टडीज जब भी आपने रखा होगा, जिसने अटेम्प्ट दिया हुआ है, तो वो यूजुअली ज्यादा मार्क्स देता है। तो जेंडर एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट हैं अभी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ना, इन दोनों के बीच में एक बहस होती है कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में से कौन सा ऑप्ट करना चाहिए। तो अभी जो स्कोरिंग ट्रेंड चल रहा है उसमें अब 3-4 साल पहले तक तो पॉलिटिकल साइंस तो अच्छे मार्क्स दे रहा था और आईआर थोड़े कम मार्क्स दे रहा था, 100-110 तक मार्क्स दे देता था मैक्सिमम आईआर। लेकिन पिछले 2 सालों से आईआर वो जो है वो ज्यादा मार्क्स देने लगा है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में सेचुरेशन ज्यादा हो गई है, ज्यादातर स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस में आना शुरू हुए हैं। इसीलिए वो जो है ज्यादातर लोग पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करने लगे हैं। और वही बात के एग्जामिनर साइकी जो है वो चेंज होती जा रही है, वो कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव्ड सब्जेक्ट मिल रहा है, इसीलिए उसको वो पॉलिटिकल साइंस सबको लो स्कोरिंग आ रहा है। अभी तक इतना लो स्कोरिंग नहीं है, बराबर ही है आईआर, लेकिन आजकल आईआर ज्यादा जो है वो मार्क्स ले रहा है। तो हम जो है वो देखें सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपने ये 4 क्राइटेरिया जो है जहन में रखने हैं कि आपकी लास्ट डिग्री क्या है, आपका अपना इंटरेस्ट क्या है, आपका सिलेबस और पास पेपर में देखना है कि आपके इंटरेस्ट से वो मैच करती है चीज, या फिर चौथी चीज है वो जो स्कोरिंग ट्रेंड है। और ये प्रायोरिटी के हिसाब से जो है ना उसमें सबसे पहले ऑन इंटरेस्ट, आपका अपना इंटरेस्ट क्या है। लास्ट डिग्री में भी अब अगर आप जो है वो लास्ट डिग्री आपने की हुई है लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं था उस डिग्री में, 4 साल आपने गुजारे हैं, पेपर पास किए हैं, तो फिर भी आप जो है ना उसको ऑप्ट ना करें, आप फिर अपने इंटरेस्ट के पीछे जाएं, इसको मैंडेटरी है, ठीक है। तो पहला सवाल तो आपका क्लियर हो गया कि जो है कैसे पहला सवाल तो आपका क्लियर होगा कि कैसे जो है ना आपने करना है। केमिस्ट्री जो है वो जनरली जो केमिस्ट्री बीएस केमिस्ट्री में लोग होते हैं उनके लिए एक प्रिफरेबल ऑप्शन है वो जो है एक नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट है। जितना आप लिखेंगे उस हिसाब से आपकी मार्क्स आएंगी, क्योंकि नेचुरल साइंस के जो सब्जेक्ट है ना वो 2+2 4 वाला हिसाब किताब होता है कि आपने लिखा है, सही लिखा है, अच्छे तरीके से आर्गुमेंटेशन की है तो आपके मार्क्स आएंगे। सोशल साइंस में थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि वो जेनेरिक किस्म के सवाल होते हैं, आप एडजस्ट कर लेते हैं, आप मिनिमम जो है ना वो मार्क्स, पासिंग मार्क्स 33 मार्क्स ले लेते हैं और पास कर लेते हैं, ठीक है। और साइकोलॉजी एक अच्छा जो है वो सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जब आप डॉक्टर हो तो आप, या फिर आपको बीएस साइकोलॉजी है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है साइकोलॉजी का। अच्छा, दूसरी इसका सेशन के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं कि अब एक दफा ऑप्शनल हमारे जो है ना वो हो गए, क्लियर हो गए। एक मिनट। अच्छा, यूएस हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री और इंटरनेशनल लॉ, ये क्वेश्चन आया है कि इन तीनों में क्या आपका टेक है, यूएस हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस। यार यूएस हिस्ट्री जो है ना आजकल वो
यूएस हिस्ट्री एक छोटा सब्जेक्ट है, उसको तैयार तैयार करने में आपके जो मार्क्स है ना, वो अपना टाइम है वो कम लगता है, ठीक है। लेकिन आजकल वो एवरेज मार्क्स दे रहा है और ज्यादातर फेल भी हो रहा है, क्योंकि आप देखें कि पर यही है कि आपने जो है ना अच्छा तैयार किया हो तो आप फेल नहीं होते उसमें, ठीक है। इसको कंपेयर करते हैं अगर यूरोपियन हिस्ट्री से, तो यूरोपियन हिस्ट्री थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट है। अगर आपके पास टाइम है यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ने का, तो आप यूरोपियन हिस्ट्री की तरफ जाएं, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको एक अच्छी इन डेप्थ नॉलेज भी देता है जो दूसरे सब्जेक्ट में हेल्प करती है। प्लस में आपका इंटरव्यू में जो है वो पैनल है, वो बहुत सारे सवाल आपके हो जाते हैं इसमें। तो यूरोपियन हिस्ट्री अगर आपके पास टाइम है, और जनरली अगर आपने पॉलिटिकल साइंस रखी हुई है, तो यूरोपियन हिस्ट्री अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आपने आईआर रखी हुई है, तो यूएस हिस्ट्री बहुत सारा सिलेबस जो आईआर में कवर हो जाता है यूएस हिस्ट्री का, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ पिछले 4 से 5 साल हो गए हैं वो लो स्कोरिंग आ रहा है, लेकिन क्रिमिनोलॉजी है उसमें, क्रिमिनोलॉजी है उसमें ग्रुप में, तो अभी सैचुरेशन क्रिमिनोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। तो वो हिट होगा, अगर नियर फ्यूचर में हिट होगा। लेकिन इंटरनेशनल लॉ का तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ पे स्कोरिंग ट्रेंड बिल्कुल लो चल रहा है। और दूसरा ये है कि क्रिमिनोलॉजी एक नया सब्जेक्ट है, 2016 के बाद हुआ है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो एक तो छोटा सिलेबस है। सबसे पहले 2016 के बाद जो शुरू शुरू में उसने पेपर निकाला था, तो वो आप देखेंगे कि बिल्कुल डेफिनेशन की बेसिस पे था, डेफिनेशन बताई थी। फिर अगले 2 साल के बाद आप पेपर देखेंगे कि थोड़ा सा डेप्थ में एनालिसिस है। अभी थोड़ा सा एग्जामिनर ज्यादा मांग रहा है उसके लिए ना, उसको अच्छे मार्क्स देने के लिए। ये है कि आप पास हो जाओगे, लेकिन अच्छे मार्क्स लेने हैं तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसकी, टर्मिनोलॉजी में। अच्छा, उसके बाद अब सब्जेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर 6 सब्जेक्ट आपके सिलेबस हो गए, तो अब आपने क्या करना है? अब आपने पहला जो स्टेप करना है कि आपने क्वेश्चन है कि आपने अटेम्प्ट कौन सा देना है इसको। सबसे पहले जो है ना सवाल को हल करना है कि कौन सा अटेम्प्ट देना है। आपने फॉर एग्जांपल CSS 2025 देना है, और अब आप स्क्रैप से तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल जो है ना इनिशियल तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो पहले तो आप अपना अटेम्प्ट माइंड बना ले कि मैंने ये अटेम्प्ट देना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको जो महीने हैं दरमियान में, उसको प्लान करने में जो है ना एक अच्छी आसानी हो जाएगी, ताकि आप सही तरह से प्लान अगर कर लेना, वो आप यही है कि आपकी टाइमलाइन जो है ना वो डिफाइन है। आप कहेंगे यार नहीं ठीक है, मेरी एज तो बहुत पड़ी हुई है, मैं 21-22 साल का हूँ, 8 साल पड़े हुए हैं, तैयारी जब हो जाएगी तो अटेम्प्ट दे दूंगा। उससे आप क्या तैयारी करोगे ही नहीं, क्योंकि आप सुस्ती होगे, आप में वो मोटिवेशन ही नहीं आएगी। तो पहले आप लॉक कर लो अटेम्प्ट को कि आपका अटेम्प्ट जो है वो कौन सा है। देन आपने जो है ना इसमें दूसरे नंबर पे आपने अपनी तैयारी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने इस तैयारी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। पहला पहला स्टेप ये है कि आपने देखना है, सब्जेक्ट देख के आपने उस हिसाब से 6 महीने, 7 महीने, जो भी आप अपने हिसाब से आपने एक टाइमलाइन सेट करनी है कि मुझे इस डेट तक सारे सब्जेक्ट के लॉन्ग नोट्स बना लेने,